हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, इससे पहले तुम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में, वो है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र। ठीक है बच्चों। देखो, शरीर की कोशिकाओं में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के उपरांत विभिन्न हानिकारक और विषाक्त पदार्थ बनते हैं। इन हानिकारक और विषाक्त पदार्थों को शरीर के उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। और यह उत्सर्जन ह्यूमन में उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। देखो, जो ठोस उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो तो एनस द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जो विभिन्न विषाक्त गैसें होती हैं, हानिकारक गैसें होती हैं, वो फेफड़े द्वारा बाहर निकलती हैं। लेकिन नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया है, अमोनिया है, ये जल में घुलित अवस्था में वो वृक्क द्वारा निकाला जाता है। तो ये जो वृक्क है ये मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो तुम्हें आज किडनी के बारे में, वृक्क के बारे में डिटेल पढ़ना है। ठीक है बच्चों। ये जो किडनी है मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है, और उसके साथ किडनी के साथ ये तुम्हारा यूरेटर, ठीक है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा, ये सब उत्सर्जी अंग के भाग हैं। लेकिन जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी। ठीक है ना। तो ये जो मनुष्य की किडनी होती है बेटा, मनुष्य की किडनी ये उदर गुहा में, ये जो हमारा हार्ट और लंग्स पाया गया वो तो वक्ष गुहा में पाया गया, जो इससे पहले तुम लोग पढ़े। लेकिन जो किडनी होती है वक्ष के नीचे उदर गुहा में, जहाँ पेट रहता है, उदर गुहा में हमारी जो बैकबोन है उसके दोनों तरफ सेम के बीच के आकार की होती है। मनुष्य में किडनी उदर गुहा में स्थित होती है, एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होती है। ये सेम के बीच के आकार की होती है। देखो, ये लाल भूरे कत्थई रंग की होती है, सेम के बीच के आकार की होती है। इसका जो बाहरी तल है वो उभरा है, दिख रहा है ना। जबकि इसका जो भीतरी तल है वो धसा अवतल होता है, जबकि जो बाहरी तल है वो जो है उभरा हुआ होता है। ये जो देखो, मनुष्य की जो दाई किडनी होती है, राइट किडनी होती है, वो लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा धसी रहती है और नीचे भी रहती है। इसकी जो पोजीशन होती है, जो कि हमारे कशेरुक दंड के दोनों तरफ उदर गुहा में पाई जाती है, जो दाई किडनी होती है वो नीचे की तरफ धसी हुई और थोड़ा नीचे पीछे धसी हुई और थोड़ा नीचे होती है। ठीक है। देखो, जो इसका भीतरी तल अवतल है, ये जो भीतरी तल है वो अवतल है, और इसमें जो धसा हुआ पोर्शन है उसको हाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हाइलस कहते हैं। इस हाइलस से होके यूरेटर निकलता है। क्या निकलता है? लेफ्ट और राइट किडनी का यूरेटर निकलेगा इस हाइलस से होके। किडनी के अवतल तल से, ये जो कान के सरफेस है, अवतल तल है इसके भीतरी तल में, इससे होके देखो जो स्ट्रक्चर इस किडनी का है वही इसका है। ठीक है। तो एक को समझा दे रहे हैं। ये जो किडनी का अवतल तल है जिससे हाइलस कहते हैं, इससे यूरेटर निकला। और ये जो वेसल सारी है ये इंफीरियर वेना केवा है। ये देखो महाशिरा है। ये जो सिस्टमिक आर्च है वो इसमें ब्लड को लाती है। ये दिख रहा है सिस्टमिक आर्च।
ठीक है। ये जो सिस्टमिक आर्ट जो ब्लड को लाएगी, ठीक है बेटा, और ब्लड को लाने के बाद देखो इसके दो भाग हो गए, दो ब्रांचिंग हुई। तो चूंकि ये धमनी है तो इससे निकलने वाली छोटी ब्रांचिंग हो गई रीनल आर्टरी, और इधर भी रीनल आर्टरी, ये लेफ्ट रीनल आर्टरी, ये राइट रीनल आर्टरी, जो क्रमशः राइट और लेफ्ट किडनी में जाएगी। तो ब्लड किसके माध्यम से आया? ब्लड जो है इस आर्च के धमनी के माध्यम से आया और रीनल आर्टरी से होके किडनी में जाएगा, ठीक है। तो इस और ये जो वेना केवा है ये भी रीनल वेन बन के दोनों किडनी में जाती है और ये ब्लड को ले जाएगी और सुपीरियर वेना केवा में देती है, फिर ब्लड को प्यूरिफाई किया जाएगा। देखो ये जो किडनी है ये असंख्य वृक्क नलिकाओं का बना होता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस किडनी से संबंधित जो इसके सहायक सर्दी आर्गन है, ये तो सेम के बीच के आकार की किडनी हो गई। ये जो नीचे यूरेटर निकलता है बेटा, ये यूरेटर थैलीनुमा स्पंजी इस यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में खुलता है। ये पेशियों का बना होता है, ठीक है ना, जिसमें कि ड्रॉप ड्रॉप करके बूंद बूंद करके अभी जो किडनी में ब्लड को छान के यूरिन बनेगा वो यूरेटर के माध्यम से इसमें बूंद बूंद करके एकत्रित किया जाता है। तो ये सिंपल संरचना हो गई तुम्हारे उत्सर्जित तंत्र की, ठीक है। और इसके अग्रभाग पर टोपीनिमा एक ग्लैंड होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड हार्मोन निकालती है। जब तुमको हार्मोनल सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो बताएंगे कि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है और वो किस क्रिया का नियंत्रण करता है, या तुम्हें उत्सर्जन बताना है, ठीक है। तो ये जो संरचना हुई पूरी वो हो गई उत्सर्जित तंत्र की, ठीक है ना। ये जो किडनी होती है इसकी जो लंबाई होती है लगभग 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब ये जो किडनी है जिनमें की असंख्य वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, उन वृक्क नलिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखो इस किडनी के एक वृक्क नलिका को बाहर बनाया गया है, एक नेफ्रॉन को बनाया गया है और इस नेफ्रॉन में जो ब्लड, नेफ्रॉन की संरचना में जो ब्लड आता है उसको यहाँ फिल्टर का काम किया जाएगा, छानने का काम करते हैं। तो इस किडनी के एक वृक्क नलिका को बाहर किया गया है, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन की पहले संरचना जानोगे फिर क्रियाविधि जानोगे। देखो इस नेफ्रॉन में सबसे ऊपर ये एक कपनुमा संरचना है, दिख रहा है ना। वृक्क नलिका के अग्रभाग पर ये कपनुमा संरचना है और ये जो कपनुमा संरचना है पीछे कुंडलित नलिका में खुलती है, दिख रहा है ना, ये कुंडलित नलिका है। ये जो कपनुमा संरचना है इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन के कपनुमा संरचना को बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये पीछे एक कुंडलित नलिका में खुलती है जिसे प्रॉक्सिमल ट्यूबुल कहते हैं, अग्र कुंडलित नलिका कहते हैं। और ये अग्र कुंडलित नलिका ये देखो यू आकार नलिका में खुलती है, ठीक है ना। ये जो यू आकार नलिका है इसे हैनले लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हैनले लूप। देखो हैनले लूप का वो हिस्सा जो नीचे उतरता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग हैनले लूप और जो ऊपर चढ़ता है उसको कहते हैं असेंडिंग हैनले लूप, ठीक है। ये जो असेंडिंग हैनले लूप है ये कुंडलित नलिका में खुलेगा जिसे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल पश्च कुंडलित नलिका कहते हैं।
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होती है, ये एक मोटी नलिका में खुलती है जिसे संग्रह नलिका कहते हैं। और ये संग्रह नलिका में बेटा कई वृक्क नलिकाएं देखो खुलती हैं, जैसे ये खुल रही है उसी तरह कई वृक्क नलिकाएं खुलती हैं। और ये संग्रह नलिका कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पेल्विस में खुलेगा, ठीक है बेटा। और ये जो पेल्विस है यहाँ 10वें पोर्शन पे मिलेगा, इसी में है ये वृक्क नलिका। ये जो वृक्क नलिका इसी में है, तो ये जो संग्रह नलिका पेल्विस में खुलता है, ठीक है ना। पेल्विस यूरेटर में खुलेगा, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में खुलता है। तो ये इसकी संरचना हो गई, ठीक है बेटा। अब तुम्हें बताया जाएगा कि किडनी के वृक्क नलिकाओं में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ब्लड को कैसे छाना जाता है। देखो ये जो तुम्हारी धमनी आ रही है बेटा, ठीक है ना, ये धमनी आती है तो रीनल धमनी बनाकर लेफ्ट और राइट किडनी में गई, तो ये ब्लड लेके आ रही है जिसमें विभिन्न नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ हैं। तो जब ये रीनल आर्टरी से इसमें प्रवेश करती है तो कई भागों में इसकी ब्रांचिंग हो जाती है, क्योंकि इस किडनी में असंख्य वृक्क नलिकाएं हैं, तो वो सबके वोमेन कैप्सूल में जाएगी। तो ये देखो वो धमनी जो इस वोमेन कैप्सूल में ब्लड को लाती है उसको कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल, अभिवाही धमनी, ठीक है। ये जो अभिवाही धमनी है ये ब्लड को लाएगी और इसके बाद देखो ये जाल बना देती है, यहाँ पतली पतली ब्रांचिंग हो जाएगी। इस वोमेन कैप्सूल की गुहा में इस अभिवाही धमनी की ब्रांचिंग हो गई, ठीक है, कपनुमा स्ट्रक्चर में, और फिर ये निकल जाती है। निकलने के बाद ये देखो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे जाल बनाएगी, हैनले लूप पे जाल बनाती हुई बाहर निकल गई और जाके सुपीरियर वेना केवा में मिल जाती है, महाशिरा में मिल जाती है। अब देखो जब ब्लड इस एफरेंट आर्टरियोल से आएगा, अभिवाही धमनी से आएगा, तो ये देखो जो जाल बना है उससे होकर जब जाने लगता है तो देखो ब्लड बहुत दबाव के साथ आ रहा है। तो ये जो अभिवाही धमनी है इसकी जो चौड़ाई होती है वो अधिक होती है, ठीक है ना। देखो जब चौड़ाई अधिक होती है तो जो ब्लड आता है उसको अधिक स्पेस मिलता है, लेकिन जब ये जाने लगता है तो ये अपवाही धमनी इफरेंट आर्टरियोल पतली होती है। तो ब्लड जब जाने लगता है तो यहाँ उतनी फ्लो से नहीं जा पाता, क्योंकि ये नली चौड़ी है और ये पतली है, तो ये जो जाल है उस पर दबाव पड़ने लगता है। तो ये जो जाल है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है बेटा। ये ग्लोमेरुलस जितनी दबाव के साथ ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन जब जाने लगता है तो नली पतली होने के कारण अधिक दबाव बनता है। ये जो जाल है इसकी वोमेन कैप्सूल के आंतरिक दीवारों पर दबाव डालने लगता है, ठीक है। इस दबाव के कारण ये जो ब्लड है, देखो ये जो वोमेन कैप्सूल की दीवार है वो स्पेशल कोशिकाओं की बनी होती है, इसे पोडोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोडोसाइट कहते हैं। ये बहुत ही स्पेशल सेल है क्योंकि ये केवल किडनी के वृक्क नलिकाओं के वोमेन कैप्सूल में पाई जाती हैं। तो ये जो वोमेन सेल है, ये वोमेन सेल स्पेशल होती है। जब ब्लड आता है और यहाँ दबाव बनता है तो ये ब्लड इस पोडोसाइट सेल के छनकर इसकी गुहा में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? छनकर गुहा। ये स्पेशलाइज होती है ब्लड को छानने के लिए। लेकिन ध्यान रहे ये जो पोडोसाइट सेल है इससे होकर ये जो रुधिर आ रहा है उसकी ब्लड कॉर्पसेस नहीं छनते, ग्लूकोज नहीं छनते, एमिनो अम्ल नहीं छनते, जो ब्लड के आवश्यक पदार्थ हैं वो नहीं छनते, लेकिन उत्सर्जित पदार्थ इससे होकर छनेगा। यूरिया, अमोनिया,
जो ब्लड में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पिगमेंट है, एक्स्ट्रा जल है, वो छन के देखो इस गुहा में आ गया और गुहा से नेक्स्ट से होते इसमें आ जाएगा। ये जो छन के आता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, निष्यंद कहते हैं। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेशन के बाद बना तो फिल्ट्रेट हो गया। तो देखो ये फिल्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस फिल्ट्रेट में ब्लड कॉर्पसल्स नहीं होती, तो ये रंगहीन होता है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, आवश्यक पदार्थ भी नहीं होते, क्योंकि ये पोडोसाइट सेल उत्सर्जी पदार्थों को छानने के लिए स्पेशलाइज्ड है। इसके बाद ये जो निष्यंदन है, देखो ये डिस्टल, अरे ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल में आया, अग्र कुंडलित नलिका में आया, हेनले लूप में आया, और फिर ये पार्श्व कुंडलित नलिका से होते हुए संग्रह नलिका में जाएगा, ठीक है। ये इसका फ्लो है बहने का। देखो जब ये क्रिया होती रहती है, जब ये फिल्ट्रेट इन रास्तों से होकर संग्रह नलिका में जाता रहता है, उसी दौरान एक क्रिया होती है। देखो जो ये इफेरेंट आर्टरियोल है, ये देखो आता है और ये अग्र कुंडलित नलिका पे जाल बनाया, हेनले लूप पे जाल बनाया, ठीक है, और फिर बाहर निकल गया। ये बहुत ही अच्छी तरह जाल बनाता है। देखो ये जो फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ हैं, यूरिया, अमोनिया, विभिन्न पिगमेंट, एक्स्ट्रा जल, अगर कोई एक्स्ट्रा अल्कोहल वगैरह लिया होता है तो अल्कोहल वगैरह सभी उत्सर्जी पदार्थ जो ब्लड के सांद्रता के लिए हानिकारक होते हैं, वो सभी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो ये जो इफेरेंट आर्टरियोल है, इस पे दोबारा जाल बनाती है और अगर इस फिल्ट्रेट में कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और एक्स्ट्रा वाटर है, तो ये इफेरेंट आर्टरियोल इन नलिकाओं से उसको पुनः रीएब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? रीएब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो आवश्यक ग्लूकोज है, आवश्यक एमिनो अम्ल है, उसको वो मूत्र में जाने नहीं देती, क्योंकि ये अभी जो फिल्ट्रेट जा रहा है, संग्रह नलिका में जाने के बाद ये मूत्र बन जाता है। तो ये जो दोबारा जाल इसलिए बना है कि इन नलिकाओं में जो फिल्ट्रेट है उसमें कोई आवश्यक पदार्थ न चला जाए, मूत्र में आवश्यक पदार्थ न चला जाए, इसलिए ये दोबारा जाल बनाकर उनसे पुनः अवशोषित कर लेती है उन आवश्यक पदार्थों को, और आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करके इसे फिर ये सुपीरियर वेना केवा में मिल देती है, ठीक है ना। तो ये जो वृक्क नलिका कि ये जो ट्यूबुल है, लास्ट में देखो ये संग्रह नलिका में खुल गई। अब ये पुनः जो अवशोषण हो गया, दोबारा अवशोषित हो गया आवश्यक ग्लूकोज वगैरह, उसके बाद जो जाएगा निस्यंदन वो मूत्र होगा और ये कलेक्टिंग डक्ट में के द्वारा पेल्विस में जाएगा, ठीक है बेटा। और इस पेल्विस से देखो यहाँ पेल्विस है, ये सब वृक्क नलिकाएं हैं, पेल्विस से यूरेटर में और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में ड्रॉप करके एकत्रित हो जाता है। जब यह यूरिनरी ब्लैडर में बूंद करके एकत्रित हो जाता है मूत्र, तो लास्ट में जब इसकी दीवार, जब ये पूरा भर जाता है और इसकी दीवारों पे दबाव पड़ने लगता है, तो इसकी दीवार जो है पेशियों की बनी होती है। ये इनके संकुचन और शिथिलन में केंद्रीय नियंत्रण तंत्रिका का नियंत्रण होता है। इन पेशियों में जब ये दीवार पर दबाव डालता है तो इनमें संकुचन होता है और ये मूत्र समय समय पर तंत्र के नियंत्रण से यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार इस किडनी के वृक्क नलिका में मूत्र का निर्माण हुआ और ब्लड को इसकी वोमेन कैप्सूल के पास या वोमेन कैप्सूल से ब्लड को छाना गया, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया तुम्हारी किडनी की और किडनी के सहायक अंग यूरेटर, यूनिब्लैडर, यूरेथ्रा की, और ये नेफ्रॉन में ब्लड के छनने की और मूत्र निर्माण की, ठीक है बच्चों।
अब इसके बाद तुम लोग को बताया जाएगा कि देखो किसी कारण से, जैसे किसी को चोट लग गया, उधर गुहा में चोट लग गया, या किडनी में इन्फेक्शन हो गया, किसी भी कारण से जब किडनी की वृक्क नलिकाएं ब्लड को छानने में असक्षम हो जाती हैं या छानने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के रुधिर में उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसको विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं। इसलिए एक स्पेशल मेथड है डायलिसिस, ठीक है ना। उस डायलिसिस मेथड से ये जो वृक्क नलिका है ये तो नेचुरल है, ये किडनी में पाई जाती है और ब्लड छानने का कार्य करती है। लेकिन जिन लोगों की किडनी किसी भी कारण से, चोट लगने से या संक्रमण के कारण जब काम करना कम कर देती है, तो ऐसे मनुष्य के रुधिर को एक स्पेशल मशीन से छाना जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि डायलिसिस मशीन के माध्यम से किस प्रकार किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर के रुधिर को छाना जाता है जिसका किडनी सही से कार्य नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट तुमको बताया जाएगा अगले क्लास में।